हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृश्यम आईएएस। तो जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज़ में मतलब हम जो सीरीज़ चला रहे हैं वो है अभी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी अपनी। तो अभी हम 10th क्लास की ज्योग्राफी कर रहे हैं। इसके पहले हमने 9th क्लास की ज्योग्राफी ख़त्म कर ली है। ठीक है। तो जो आज की क्लास में हमें पढ़ना है वो चैप्टर होगा हमारा कि थर्ड चैप्टर है जल संसाधन। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था वन, और उसके पहले वाले चैप्टर में हमने संसाधन क्या होते हैं हमने वो संसाधनों में हमने भू संसाधन वगैरह कवर कर लिए थे अपने। ठीक है। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है जल संसाधन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जल संसाधन में बात करनी होगी, ऑब्वियस सी बात है कि जल की बात करेंगे। जल आपको पता है कि ये जल जो है वो बहुत ही अनमोल प्राकृतिक संसाधन माना जाता है, जो हमारे पीने में, नहाने में और रोज की दैनिक दिनचर्या में हमारे जल का एक अलग ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है। वो बोलते हैं ना, जल है तो जीवन है। ठीक है। इसी जल के बारे में हमें आज पढ़ना है। ठीक। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जल जो है वो हमारी पृथ्वी में 71% भाग पर जल पाया जाता है, लेकिन इसका केवल 3% ही पीने योग्य है। ये आपको पता है। ठीक है। इसके अलावा तो ये आपको समझ में आ गया कि जो हमारे जल का वितरण है ना, भारत में बहुत असमान है। ठीक है। तो बस इसी को हमें आगे पढ़ना है कि किस तरीके से इसका प्रबंधन करेंगे आगे हम। तो पढ़ो क्या लिखा है कि आप सभी जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग लाने योग्य अलवड़ी जल का अनुपात बहुत कम है, लगभग 3%। ठीक। ये अलवड़ी जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। जलीय चक्र मैंने आपको बताया था किस तरीके से संवहनी वर्षा होती है। सूरज की रोशनी जब नदियों पर पड़ती है तो जलवाष्प के तौर पर जल जो है वो हमारा भाप बनकर उड़ जाता है, वो दोबारा ठंडा होकर बादल बनाता है और बादल दोबारा वर्षा कराते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जलीय चक्र। तो ये एक नवीकरणीय संसाधन हो गया जो हमें पुनर्चक्रण के द्वारा वापस वापस मिलता रहता है। ठीक है। इतना आया समझ में? तो सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित हो जाता है। ठीक। तो जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देश और क्षेत्रों में जल की कमी है। क्यों? ऐसे भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं मानव जनसंख्या ही है। ठीक है। मानव जनसंख्या, मानव क्रियाकलाप, मानव द्वारा जलों का अत्यधिक प्रकृति का अत्यधिक दोहन, औद्योगिक जो औद्योगिक कूड़ा कचरा होता है वो सब हमारा कहाँ जा रहा है? वो नदियों में जा रहा है, जिससे कि नदियां प्रदूषित हो रही हैं। अब इन्हीं का हम प्रबंधन, जल संरक्षण हमें करना है। इनका प्रबंधन कैसे करना है वही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है। तो जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सबसे पहले तो क्यों पड़ रही है, क्या कारण है जल संकट के? तो मैंने सबको बताया। देखो, एक तो जल संकट का कारण हमारा सबसे पहले हो जाता है अगर मैं जल संकट के कारणों की बात करूं, जल संकट के क्या कारण है? जल संकट के कारणों की बात करूं तो सबसे पहला कारण क्या है? क्योंकि ये जो जल है उसका हमारे भारत में असमान वितरण पाया जाता है। किस तरीके से? किस तरीके से असमान वितरण है, देखेंगे किस तरीके से असमान वितरण है। तो आपको पता होगा जो उत्तर भारत की नदियां हैं, उत्तर भारत की नदियां सतत वाहिनी नदियां हैं, क्योंकि इन्हें जो जल है वो जो वर्षा से तो प्राप्त ही होता है। जो हिमालय की नदियां हैं हमारी, जो उत्तर भारत की नदियां हैं, इन्हें जल कहाँ से प्राप्त होता है? एक तो वर्षा के द्वारा होता है, दूसरा इन्हें जल कहाँ से प्राप्त होता है? हिमनदों के पिघलने के कारण इन्हें जल प्राप्त होता है। ठीक है। और जो हमारी प्रायद्वीप नदियां हैं उन्हें जल कहाँ से प्राप्त होता है? उन्हें केवल वर्षण के द्वारा ही जल प्राप्त होता है। ठीक है। तो
इसलिए हमने कह दिया कि जल का असमान वितरण है, मतलब कि उत्तर भारत की नदियां जो हैं वो सदा नीरा मतलब सतत वाहिनी है, ठीक है। दूसरा कारण, दूसरा क्या है, तो असमान वितरण हो गया जल संकट का कारण पहला। दूसरा हो गया, बहुत ही ऑब्वियस कारण है कि बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। तीसरा इसका कारण हो गया वर्षा पर अत्यधिक और फिर उसके अलावा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसे, जैसे मैंने बताया, औद्योगिक कचरा, कृषि में प्रयोग होने वाले जो रसायन इत्यादि हैं, वो सब कहाँ जाते हैं, नदी में ही तो जाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उससे सबसे ज्यादा जल को नुकसान हो रहा है, जल प्रदूषण बहुत अधिक हो रहा है। उसके अलावा मृदा प्रदूषण भी हो रहा है, ठीक है। एक और कारण जो है हमारा, वो मैं कह सकती हूँ कि जल संरक्षण का जो है ना, वो उचित प्रबंधन हम अभी, सरकार जो है वो करने की कोशिश कर रही है, परंतु अभी उचित प्रबंधन करना बाकी है, ठीक है। तो ये हमने इसके कारण पढ़ लिए। क्या लिखा है, जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरणीय योग्य गुणों के होते हुए भी यह सोचना मुश्किल है कि हमें जल की दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों को ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारिनों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। हमारे दिमाग में यही इमेज बनती है ना, जैसे हम बोलते हैं जल की कमी तो हमें मरुस्थल ध्यान आता है, ठीक है ना। तो यही सब, और मटके लेके महिलाएं खड़ी हैं, लाइन में लगी हैं, तो ये इमेज बनती है जैसे ही हम जल कमी की बात करते हैं, ठीक है। तो वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिक जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण ही होती है, ठीक है। पूछ रहा है कि क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होते हुए भी वहां जल की दुर्लभता हो? बिल्कुल है, हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। अब जब किसी शहर में जनसंख्या बढ़ेगी तो जल की मांग तो ऑब्वियसली बढ़ेगी ना, खनिज की मांग बढ़ेगी, जल की मांग बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका इस चक्कर में इसका क्या हो जाता है, वितरण असमान हो जाता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। जल का प्रयोग अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए, ठीक है। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जाता है। अब हमें सिंचाई करनी है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि अब हमें देखो जनसंख्या बढ़ रही है तो खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, इन सब के चलते जन संसाधनों का हम अत्यधिक शोषण कर रहे हैं, ठीक है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखाई गई हैं, देखिए जल की कमी की, ठीक है। देखो, इसमें बताया है कि आपने टेलीविजन में कभी देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं। बहुत से किसानों के पास निजी निजी कुएं हैं, ट्यूबवेल वगैरह है उनके पास, ठीक है। उनसे क्या हो रहा है, वो सिंचाई करते हैं और अपना उत्पादन बढ़ाते हैं। परंतु ये सोचने वाली बात है कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर जाता है, जो हमारा भूमिगत जल है जो, उसका स्तर कम हो सकता है।
लोग जगह जगह अपना बोर करने लगे। बोर का मतलब आप समझते होंगे कि ट्यूबवेल बनवाने लगे हैं, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, उससे जल की उपलब्धता कम हो रही है, भूमिगत जल जो है हमारा उसमें कमी आ रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। अब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, भारत में तेजी से औद्योगिकरण हुआ और शहरीकरण हुआ, तो लोगों को विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण अलवणीय जल जो है हमारा, उस पर दबाव पड़ रहा है, ठीक है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, और काफी हद तक जो ऊर्जा की पूर्ति होती है वो जल विद्युत ऊर्जा से ही होती है, ठीक है। वर्तमान समय में भारत का कुल विद्युत का लगभग 22% भाग कहाँ से प्राप्त हो रहा है, जल से प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती जनसंख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और सौर ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हो गई हैं, ठीक है। अगर आपने कभी शहरी आवास समितियों और कॉलोनियों पर एक नज़र डाली होगी, तो आपने उनके अंदर देखा होगा कि उनके उधर पे जो शहरी आवास जो समितियां वगैरह होती हैं, वहाँ पे जल कहाँ से आ रहा है, वहाँ पे नलकूप खुदाए गए हैं, नलकूप स्थापित किए गए हैं, वहां से जल पूर्ति उन्हें हो रही, ठीक है। तो ये सब करके हम क्या कर रहे हैं, हम जल संसाधनों का बहुत अधिक शोषण कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अभी तक हमने किसकी बात की, मात्रात्मक पहलू की। अब हम इस स्थिति पर विचार करेंगे कि जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफी जल संसाधन है, परंतु इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों के से ये चिंता का विषय बना रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद ये घरेलू और क्या होता है कि जल जो है ना, आपने दिल्ली में ही देखा होगा कि बहुत से इलाकों में, बहुत सी जगहों पे बिल्कुल मिट्टी जैसा पानी आ रहा है, बिल्कुल कचड़े जैसा पानी आ रहा है, बिल्कुल येलो कलर का पानी आ रहा है, जैसे नाली का पानी हो, ठीक है। तो यही बात है कि हमारे पास जल तो है, लेकिन हम उसको यूज ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसा हो क्यों रहा है, तो जो घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट हैं, ये हमारे कारण ही हो रहा है। हम क्या करते हैं, कहीं भी कूड़ा, कहीं भी, दिल्ली इतनी गंदी है, कहीं भी कूड़ा, कहीं भी अपशिष्ट हम फेंक देते हैं। रसायनों, कीटनाशकों, कृषि में प्रयुक्त उर्वरक जो है, ये सब कहाँ जा रहे हैं, ये सब नदियों में जा रहे हैं और नदी को प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ये जल है जब प्रदूषित हो गया, तो वो मानव उपयोग के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन JJM की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर, हर व्यक्ति के हिस्से में 55 लीटर की मतलब कि पानी आना चाहिए पीने योग्य, ठीक है। तो जल जीवन मिशन के द्वारा यही सुनिश्चित करना है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिनका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। दूसरा है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें, ये आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप सभी को ये अपने अपने जीवन शैली में अप्लाई करना है। तो पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखा है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। बांध क्या है,
क्या है बांध? बांध जो है वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायता करते हैं, ये पढ़ना है हमें। तो जो परंपरागत बांध होते हैं वो नदियों और वर्षा के जल को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध कराते हैं। लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई नदी जा रही है, ठीक है, किसी का खेत यहाँ है, छोटे तौर पर किसी का खेत यहाँ पड़ रहा है, ये नदी जा रही है, तो यहाँ पर इन्होंने एक बैरियर बना दिया और यहाँ से एक रास्ता बना दी, तो अब ये नदी का पानी कहाँ जाने लगेगा, खेत में। यही छोटे तौर पर समझा रही हूँ, इसी तरीके से एक बांध काम करता है। तो परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करने के बाद उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। अब आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन, मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलज और ब्यास बेसिन में कौन सा नदी परियोजना है हमारी, भाखड़ा नांगल परियोजना है। जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई में ये काम आते हैं, जो बांध है हमारा वो काम आता है। इसी तरीके से हीराकुंड बांध है, ठीक है, तो ये बाढ़ नियंत्रण के लिए काम आता है। स्वतंत्रता के बाद से शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश के विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने के लिए वाहन के रूप में देखा गया। ये बांध, हाँ, तो हमने कौन कौन सी परियोजनाएं देखी, एक तो भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना के अलावा हमने एक देखी हीराकुंड, हीराकुंड, और एक हम देखेंगे सरदार सरोवर। ये तीन इसमें हमें इम्पोर्टेंट नदी बहुउद्देशीय परियोजनाएं मिली। तो ये भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पे है, सतलज नदी पंजाब हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र पे। हीराकुंड कहाँ है, महानदी हीराकुंड बांध कहाँ बना है, महानदी उड़ीसा के क्षेत्र पर ये बांध बना है। और सरदार सरोवर बांध कहाँ बना है, नर्मदा नदी जो कि गुजरात में, गुजरात साइड से बहती है ना, उधर पर ये सरदार सरोवर बांध बना है, ठीक है। तो इन इन बांधों के लाभों के बारे में बात की गई यहाँ पे कि इन्होंने क्या किया, सिंचाई सिंचाई और कृषि को बढ़ावा दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जल विद्युत उत्पादन में बहुत अहम भूमिका निभाई, ठीक है। उसके अलावा ये बांध हमारे बाढ़ नियंत्रण में भी अपना योगदान देते हैं। और चौथा हमने पढ़ा कि अब ये मत्स्य पालन और पर्यटन के लिए भी यूज होने लगे, ठीक है। आगे हमें पढ़ना है, पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। क्या, जैसे कि मैंने बताया ना अभी आपको, कोई नदी बह रही है और उसमें बना दिया हमने बांध, तो क्या हुआ, एक तरीके से हमने प्रकृति से छेड़छाड़ ही तो की, जहां नदी जा रही थी वहां रुक गई, तो प्राकृतिक बहाव क्या हो जाता है, उसका अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अत्यधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की मतलब जो नदी जलीय जीवों का जो आवास होते हैं ना, उधर पे क्या हो जाता है, भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में काट देते हैं या बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। हम अपने फायदे के लिए तो हमने बांध बना लिए, लेकिन इससे इससे क्या क्या जो प्रभाव पड़ रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। बाढ़ के मैदान में
बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। ठीक है, आगे हमें पढ़ना है बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए। क्या लिखा है यहाँ पे कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं और जो बड़े बांध है ना, वो नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, टिहरी बांध आंदोलन हो गया, उसका मतलब कि ये आंदोलन क्यों हुए, इन्हीं बांधों के कारण हुए। ठीक है, इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय किन के द्वारा किया गया, इन बांधों के निर्माण का विरोध किया गया वहां के स्थानीय समुदायों द्वारा और वृहद स्तर पर किया गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब स्थानीय समुदायों ने इसका विरोध किया तो फिर भी बांध बनाए गए, तो क्या हुआ, वहां पे स्थानीय समुदाय विस्थापित हो गए, मतलब वहां से पलायन कर गए। ठीक है, आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन और आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता था। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा तो किसको मिल रहा है, शायद जमींदारों और बड़े किसानों को या उद्योगपतियों को, और कुछ नगरीय केंद्रों को भी इसका फायदा हम कैसे कह सकते हैं कि मिल रहा है। गांवों के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं को लाभ उठाते हैं। आपको ये चेक करना है कि जो ये नदी परियोजनाएं बनाई जा रही हैं असल में इनका फायदा किन को पहुंच रहा है, क्या उन लोगों को पहुंच रहा है जिनके लिए ये परियोजनाएं बनाई गई, वो तो विस्थापित हो जा रहे हैं। ठीक है, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे थे। इससे मृदा के लवणीकरण जैसे गंभीर परिस्थितिकी परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमि मालिकों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल गया। ये बहुत अच्छी लाइन है क्या, इससे क्या हुआ, अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया। किसने, इन्हीं बांधों ने। अब देखो, बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा कर देते। ठीक है, गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। कब, साबरमती बेसिन के कारण। आगे क्या कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतरराज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। अब जो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन था, एक गैर सरकारी संगठन जो जनजातीय लोगों, किसानों और पर्यावरणविदों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर जब सरदार सरोवर बांध बन रहा था तो यहाँ के कुछ किसानों और जनजातीय लोगों ने इसका विरोध किया था। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध में के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। किस मुद्दे पर केंद्रित था, जो जंगल थे ना वो बांध के पानी में डूब गए थे। लेकिन हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। जो बांध बनने के कारण जो वहां से लोग विस्थापित हो गए थे उनके पुनर्वास की अब सुविधाएं दिलाने के लिए अब जो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन था उसका जो ये महत्वपूर्ण मुद्दा अब उभर के आया है वो पुनर्वास है। ठीक है, लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। विस्थापन का शोक स्वीकार कर लिया गया, यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वे माला माल हो जाएंगे। प्रायः रिहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया
हाँ, क्या कह रहा है, प्रायः रिहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है, पूछते जा रहे हैं हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। वो अभी भी ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है। जो ये सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ पे बनाया गया, मैंने बताया गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया था। तो ये बहुत बड़ी एक जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य हैं, कौन कौन से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो ये 9490 गांव और 173 कस्बों और राजस्थान में एक 124 गांवों के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भाग की जल को आवश्यकता को पूरी करेगा, इसलिए इस बांध का निर्माण करा गया। ठीक है। और कृष्णा और गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा में परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जत क्या हुआ कि कोयना नदी पर महाराष्ट्र सरकार ने जल विद्युत परियोजना बना दी गई। ठीक है। और इस पर बनाकर जो दिशा परिवर्तन किया गया उस पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताई गई। ठीक है। तो यही था ये कृष्णा गोदावरी विवाद। आगे हम पढ़ेंगे, नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर हैं। ये आपत्तियां क्यों उठी, क्योंकि जिस उद्देश्य से नई नदी परियोजनाएं बनाई गई वो उद्देश्य ही सफल नहीं हो पाए। इस कारण ये जो आपत्तियां थी ये उठना शुरू हुई। अब देखो, जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते थे उनके जलाशय में अभी पढ़ा कि उनके जलाशय में जब बांध बन गया तो वो जो जलाशयों में जो अवसाद होता था ना वो वहीं तलछट में इकट्ठा हो जाता था। अब यही जो कारण है, तलछट जमा होने के जो कारण है, उसी कारण से बाढ़ आने लगती है। ठीक है। तो ये जो तलछट जमा होना है इसके कारण क्या होता है, बाढ़ आने की आशंका बन जाती है। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल हो जाते हैं। आपने देखो 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा हुई थी। बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई थी। बांधों ने अपना जल छोड़ दिया जिसके कारण यह स्थिति और भी विकट देखने को मिली थी। ठीक है। इससे क्या हुआ था, जान मान का नुकसान हुआ था बहुत वृहद स्तर पर, मृदा अपरदन भी, क्योंकि बाढ़ होती है तो मृदा अपरदन तो होता ही होता है। ठीक है। अब बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का कारण यह भी है कि तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बन जाती। यह भी माना जाता है कि बहुत देशी परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। ठीक है। अब वर्षा जल संग्रहण, जल संसाधन को बचाने के लिए सबसे एक जो कारगर तरीका है वो वर्षा जल का संग्रहण है। देखो, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में क्या होता था, उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितिकी परिस्थितियां और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत, देखो ये पश्चिमी भारत में क्या होता है कि जब वर्षा होती है ना तो छत इस तरीके से बनाई जाती है, बिल्कुल समतल, कोई ढलान नहीं और कोई नाली नहीं, इसमें जल नीचे जाने का कोई भी विकल्प नहीं। तो इस तरीके से उठाकर ये छतें बनाई जाती थी। तो क्या होता था, यहाँ पे छत में वर्षा होगी तो पानी इकट्ठा हो जाता था। इसी को हम बोलते हैं जल संग्रहण का तरीका। ठीक है।
तो ये पहले आम हुआ करता था, अभी भी पश्चिमी भारत में ये अ, राजस्थान साइड ये प्रचलन में है। पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में हादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमि टैंक अथवा टांका हुआ करता था। क्या होता था? भूमि टैंक टाइप का होता था, जो जल संग्रहण में जो पानी के संग्रह पानों को संग्रहित करने के लिए यूज किया जाता था। यह आकार में बड़े कमरे जितना हो सकता था। अब फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यह सुविकसित छत वर्षा संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है। ये हमने देख लिया ना। अब देखो यहाँ पे इस घर में क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ से छत में एक जो कि नाली टाइप की बनी है और उधर से क्या बना हुआ है? पाइप। ठीक है, छत से पाइप लगा दिया और ये जो बेकार पड़ा कुआं है उस पर क्या किया जा रहा है? पानी भरा जा रहा है इस पाइप के जरिए। ये है वर्षा जल। ठीक है, ये देखो पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। रेत और ईंट का प्रयोग करके जल का छनन फिल्टर किया जाता है। रेत का जो हम जल को शुद्ध जल में बदलते हैं जल को, वो अधिकतर पुराने जमाने में रेत के द्वारा ही होता था। ठीक है, अब टाका जो है वो अभिन्न अंगवत टाका क्या होता है? जैसे मुख्य घर और आंगन में बनाया जाता है। वे घरों की ढलवा छतों पर पाइप द्वारा जुड़े हुए होते हैं। छत से वर्षा का पानी इन नली से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता है और पहुंचता था तथा एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। जो वर्षा का जो पहला जल होता था ना, वो संग्रहित नहीं किया जा सकता था। इसके बाद वाली वर्षा जो होती थी उसको संग्रहित किया जाता था। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जाता था। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बनाता है। अब वर्षा जल अथवा पालर पानी, जैसा कि पालर पानी, इसमें मतलब कि क्षेत्र वाइज इसको पालर पानी भी बुलाया जाता है। वर्षा जल को प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। वर्षा जल, कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते थे जल को एकत्रित करने के लिए, क्योंकि जल का ये भूमिगत कमरे मतलब बेसमेंट टाइप के, उसमें इन जल को एकत्रित किया जाता था, क्योंकि ये जल का स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में राहत मिलती। ठीक है ना। भूमिगत जल के कारण ये जो कमरे होते थे ना, वो ठंडे भी होते थे। देखो पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, कुछ ही घरों में है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग किया जा रहा है। अभी भी कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव जो कि है गंठाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति के लिए यह व्यवस्था बना रखी है। गांवों के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए अब ये आपको ये देखो, इस चित्र को देखना है। यहाँ पे बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में बताया गया है।
देखो देखो मेघालय में नदियों और झरनों के जल को बांसों के द्वारा बांसों के द्वारा बने पाइप, ये पाइप किससे बने हैं? ये जो पाइप आप देख रहे हो ना, ये बांसों के द्वारा बने हैं और इन्हीं के द्वारा पानी को एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि है ये। ठीक है, कितनी साल? 200 साल पुरानी विधि है ये। बांसों के जरिए, जो लकड़ी के बांस बनाए जाते थे उनके जरिए पानी का इकट्ठा करना। लगभग 18 से 20 लीटर पानी, सेकेंड, लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई का पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। देखो देखो क्या बताइए, जो पाइप है ये किससे बने हैं? बांसों से। तो कई कई किलोमीटर दूर तक ये बांस जो है वो लगाए जाते थे ऐसे। ठीक है, तो ये पाइप की तरह दिखते हैं ना ये। अब इन्हीं से क्या, ये पाइप इन्हीं में वर्षा का जल जो है वो इकट्ठा होता है और ये बांसों द्वारा अलग अलग खेतों में ले जाया जाता है और इनका बहाव जो अंत में आते आते तक 20 से 80 बूंद प्रति मिनट घटाकर पौधों पर इनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब देखो पहाड़ी शिखरों पर सदा नीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांसों के पाइपों का उपयोग किया जाता है। कितनी अच्छी विधि है ये। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंच जाता है। ठीक, बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे तक बांस पाइप से बनाई व बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, अब ये फोर्थ इमेज में क्या दिखाया गया है कि यदि पाइपों को सड़क पर ले जाना है तो उन्हें भूमि पर, ये सड़क से बहुत भूमि पर ऊंचाई पर ये लगाए जाते हैं। ठीक है, अब संकुचित किए गए चैनल सेक्शन और पथांतर इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन से पौधों की जड़ों के निकट जाकर इनमें जल गिराया जाता है, जैसे कि आपको देखने मिल रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये है ड्रिप सिंचाई। ठीक है, हाँ, तो देखो ये चैप्टर जो है जल संसाधन का, इसमें हमने पढ़ लिया कि जल हमको किस किस तरीके से उपयोगी है। इस चैप्टर को आप 2 से 3 बार लगातार खुद पढ़ेंगे जब, तब आपको ये दिमाग में थोड़ा बैठना चालू हो जाएगा। और संसाधन से रिलेटेड, जल संसाधन से रिलेटेड कोई भी अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो इस चैप्टर से आपको बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिल सकते हैं जो आप अपने क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम फिर से एक बार देख लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जल संसाधन जो है अपना, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था, तो कि जल हमारे पर्यावरण में एक बहुत ही अनमोल संसाधन है, ये मैंने आपको बताया। तो हमारे नहाने, खाने, पीने, इस सब के यूज़ में हम इसको, जल को प्रयोग करते हैं। सबसे पहले ये बताया कि हमें इसका अत्यधिक दोहन, जल संसाधन जो है उसका गलत तरीके से दोहन हो रहा है, इसको हम प्रदूषित कर रहे हैं औद्योगिक कचरा और घर का कचरे के द्वारा। तो इस चैप्टर में हमने यही बात की कि किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा कि क्या कारण है जल प्रदूषण के, जल संसाधन के कम होते हुए दिखने के। ठीक है, हमने बात करी थी कि अगर जल हमारे पास है भी पर हम उसको यूज क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो बहुत अधिक प्रदूषित है। ठीक है, ये सब हमने इसमें पढ़ा। बाकी हमने इसमें नदी, जल, विद्युत परियोजनाओं को पढ़ा। उसके अलावा हमने इसमें देखा कि
अलग अलग हमने कुछ 3-4 नदी परियोजनाओं को पढ़ा। ठीक है, तो लगभग लगभग ये चैप्टर हमने आज खत्म कर लिया जल संसाधन द्वारा। ठीक है, बाकी के पहले चैप्टर्स अगर आपने नहीं पढ़े तो वो भी पढ़ सकते हो आप। खुद से भी आपको इस चैप्टर को 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर दिमाग में बैठेंगे और इसके जो की पॉइंट्स हैं वो आपके क्वेश्चन वो आपके आंसर्स में काम आएंगे। ठीक है, तो ये क्लास बस अभी तक इतनी ही। अब मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।